सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्या कहते हैं, कैलकुलस में लिमिट्स थ्रू एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिमिट्स चैप्टर चालू करने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको इस पहले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। कैलकुलस में लिमिट्स ये पूरे कैलकुलस का बैकबोन है, माने बिना लिमिट्स को अच्छे से पढ़े बगैर आप कैलकुलस के किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जिसमें लिमिट्स के पहले 12th बोर्ड के चैप्टर्स कंप्लीशन के चक्कर में डेरिवेटिव वगैरह चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लूप्रिंट वाले माने इस प्रकार का सॉल्व एग्जाम्पल या इस प्रकार के फॉर्मूला के बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, लेकिन उनको ये आखिरी तक नहीं समझ पाता है कि यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं माने एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट से कोसों दूर रहते हैं, और कॉन्सेप्ट से कोसों दूर होने की वजह से जब वो जेई के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जेई के न्यूमेरिकल्स करते समय ब्लूप्रिंट वाले न्यूमेरिकल्स ही वो कर पाते हैं। लेकिन जिन न्यूमेरिकल्स में एक्चुअल कॉन्सेप्ट यूज होता है, और जेई में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ऐसे समय वो उन न्यूमेरिकल्स को क्रैक नहीं कर पाते। और इसका रीजन ये है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। जस्ट एडमिशन हो गई कि जस्ट आफ्टर 1 मंथ उनका सीधा लिमिट्स या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव चालू किया जाता है। अब ध्यान रहे, लिमिट्स भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। लिमिट्स पढ़ने के लिए क्या सीक्वेंस है? लिमिट्स के लिए सबसे पहला चैप्टर आपका होना चाहिए सेट्स एंड रिलेशन। दूसरा चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो है फंक्शन। ठीक है, कैलकुलस की बात करने जा रहे हो। सेट्स एंड रिलेशन, देन फंक्शन, देन थर्ड वन इज लिमिट्स, फोर्थ वन इज कंटिन्यूटी, फिफ्थ वन इज, कैलकुलस के पूरे चैप्टर्स में आपको डिस्कस करा के दूंगा इस पहले लेक्चर में, और फिर हम फॉलो करेंगे उस सीक्वेंस को प्रॉपरली। फिर देखते हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देन डेरिवेटिव्स। ध्यान रहे बच्चों, इस सीक्वेंस में डेरिवेटिव का 6th नंबर है। कौन सा नंबर है डेरिवेटिव का? 6th नंबर। लेकिन मैक्सिमम बच्चे डेरिवेटिव पहले नंबर पे पढ़ते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म्स होते हैं जो बहुत इजीली समझ जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है और उनको ऐसा लगता है कि हमें डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है उसमें उनका। वो जब जेई के लिए पढ़ते हैं डेरिवेटिव, तो उनको क्वेश्चन ही नहीं समझता है कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। क्लियर? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया है। मैं पूरा समझा के देता हूं आपको। 7th नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 8th नंबर पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वेराइट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें, बहुत सारे टाइप्स, बहुत कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व करती है। 9th नंबर पे आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। 10th नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसे एरिया अंडर कर्व कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देन 11th इज differential equations, then 12th is application of differential equations.
ठीक है, ये जर्नी यहां से चालू होना चाहिए तो यहां तक, ये टोटल 12 चैप्टर होते हैं कैलकुलस में। ये एक्चुअली कैलकुलस के चैप्टर नहीं है 2, लेकिन इनके बगैर कैलकुलस आप सोच भी नहीं सकते हो। सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन के भरोसे, क्योंकि हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं ये ऑपरेशंस है सब, डेरिवेटिव निकालना, लिमिट्स कैलकुलेट करना, इंटीग्रेट करना, डेफिनेट इंटीग्रेट करना, क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ना, ये सब अल्जेब्रिक ऑपरेशंस इनमें हम करते हैं। और अल्जेब्रिक ऑपरेशंस किसमें किया, किसके ऊपर किया जाता है? फंक्शन के ऊपर। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो कि होता है कॉस एक्स। साइन एक्स ये क्या है? एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स बन रहा है। कॉस एक्स ये क्या है? एक फंक्शन है। अब साइन एक्स नाम का फंक्शन ही आप ठीक से नहीं समझ रहे हो, तो डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो कि कॉस एक्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये सब कुछ आप इनसे कोसों दूर रहोगे। ठीक है ना? e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका प्रॉपर अल्जेब्रिक मीनिंग क्या हो गया, क्या हो रहा है, इसको जब तक आप फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अब इसमें मैंने कहा हुआ आपको कि लिमिट्स पूरे कैलकुलस का बैकबोन है। ठीक है, ये बैकबोन क्यों है, इसके कुछ रीजंस बताता हूं और उन्हीं रीजंस के भरोसे ये सब कुछ, इसको आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ये आपसे मैं होप करता हूं। पहली चीज तो लिमिट्स पूरा का पूरा बेस्ड करता है फंक्शंस के ऊपर। ओके, अब लिमिट्स में अलग अलग टाइप के जो आप लिमिट्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, उन न्यूमेरिकल्स का एक अपना छोटे हाइट से लेके बड़े हाइट तक अल्जेब्रिक लेवल होता है। उसमें सभी प्रकार के लगभग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हमें यूज करने की है। अलग अलग फॉर्म्स के लिमिट में अलग अलग अल्जेब्रिकल लेवल्स पे हमें पहुंचना है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करके हम वो सब फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन वगैरह में स्किल अपना डेवलप करते हैं लिमिट्स में। ठीक है, अब लिमिट्स के बाद आता है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी फिर से रिलेट करता है फंक्शन के ऊपर। कंटिन्यूटी में हम क्या पढ़ते हैं? द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। क्या बोल दिया मैंने? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अगर फंक्शन से कोसों दूर हो तो कंटिन्यूटी क्या समझोगे? करेक्ट। फंक्शन अगर नहीं पता आपको तो उसका ग्राफ नहीं पता, ग्राफ नहीं पता तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये नहीं पता। हाँ, ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कौन से फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, कौन से फंक्शन इंटरवल्स में कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, ठीक है, कौन सी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है, कौन सी नहीं है, ये सब चीजों को हम इसमें स्टडी करते हैं कंटिन्यूटी में। करेक्ट। अब कंटिन्यूटी के बाद आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रिलेशन है? फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और स्मूथ है तो ही वो डिफरेंशिएबल होता है। माने कब कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, कब कौन सा नहीं हो सकता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ओके, यहां लिमिट्स में हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे एफ ऑफ ए भी उनके इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। माने यहां पे लिमिट का एप्लीकेशन है। यहां पे भी हम LHD RHD पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, जिसमें लिमिट के सिवा हाथ पैर नहीं हिला सकते हो आप। अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको
उस फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है, और सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं तो स्मूथ भी होना जरूरी होता है। फिर से आ गया लिमिट, यहां पे लिमिट बैकबोन क्यों है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाद में आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन ही है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोला जाता है, जिसको जो है क्या, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। बाकी नहीं समझा होगा तो छोड़ो, लिमिट h गोज टू 0 लिमिट बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? माने अगर लिमिट नहीं लिया और डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही तो नहीं समझ रहे हो आप, न्यूमेरिकल्स करना जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने लर्न कर लिया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स है। ऐसा चेन रूल होता है, ऐसा प्रोडक्ट रूल होता है, वैसा क्वोशंट रूल होता है, डेरिवेटिव ऐसे ऐसे ऑपरेट होता है। बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहां डेरिवेटिव पढ़ते समय उसमें कॉन्फिडेंस तो आता है, न्यूमेरिकल्स कर लेता है, लेकिन ओनली ब्लूप्रिंट वाले न्यूमेरिकल्स कर लेता है। ऐसा बच्चा जो सबसे पहले डेरिवेटिव पढ़ रहा है, इसको जेई क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके समझ में तब आएगा जब वो जेई के एक्चुअल क्वेश्चंस डेरिवेटिव के देखेगा। समझे ना? जेई के डेरिवेटिव के जब वो एक्चुअल क्वेश्चंस देखेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये क्या है। इसमें एक चैप्टर तो मैंने डाला ही नहीं, फंक्शंस में आ जाएगा वो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आईटीएफ, ये भी होना जरूरी है डेरिवेटिव के पहले। अदरवाइज जहां जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा डेरिवेटिव प्रॉपर तरीके से नहीं समझेगा। तो फिर ऐसे समय टीचर्स क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक तो न लेंगे, या फिर उनका राइट साइड में जो डोमेन दिया होता है ना वो न लिखते हुए क्वेश्चन लेते हैं। माने ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ही चेंज करके क्वेश्चन लिया जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होता है, ये नहीं हुआ है माने ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स तक तो उसको पहला ही चैप्टर डेरिवेटिव हो रहा है तो डेरिवेटिव में तो उसको ठीक ठाक लगता है, लेकिन बाद में जब वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एंट्री करता है तब यहां अब डेरिवेटिव का मीनिंग ही नहीं समझा प्रॉपरली, डेफिनेशन ही नहीं समझा, तो किसी चीज को अप्लाई कर सकते हो क्या आप? जिस चीज को प्रॉपरली समझा ही नहीं उस चीज को अप्लाई कर सकते हो क्या आप? ठीक है। गन में गोली डालना पता है आपको, ट्रिगर दबाना पता है, निशाना लगाना ही पता नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर जगह पे बुलेट को फायर नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन यहां पे होती है। तो यहां ये चैप्टर स्टूडेंट को बड़ा हार्ड जाता है। इसमें भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो ब्लूप्रिंट वाले होते हैं। ये चैप्टर जेई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबसे ज्यादा। इसमें हम फिर से फंक्शन को बहुत रूटली पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यहां पे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब चीजें यहां पे हमें पढ़नी है। मैंने जितने भी चीजें बोला हूं उनमें सब में कॉमन वर्ड क्या बोला हूं? फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी वो स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ते समय बोर्ड लेवल का, बोर्ड लेवल भी नहीं हो रहा है वो, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ वो सब कुछ ब्लूप्रिंट वाला ही करता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, बस उसको इतना पता है, लेकिन सोच चैप्टर में उसकी डेवलप नहीं हो रही है। वो खुद थिंकर नहीं बन रहा है, खुद प्रॉब्लम मेकर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये कोलैप्स होता है
बाद में आते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोला हूं मैं? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही नहीं समझा आपको, अब उसका इनवर्स प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो, लॉग नहीं समझा और एंटी लॉग निकालने जा रहे हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स नहीं समझा और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बीस ई समझने जा रहे हो। इनवर्स प्रोसेसेस, करेक्ट। ये चैप्टर जब आता है, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, ये जब आता है तब इतना वास्ट चैप्टर है ये कि जब पढ़ते हैं हम तो ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, जब लेकिन एग्जाम में इसका जब क्वेश्चन आता है ना तो याद ही नहीं आता है क्या करना है। हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, पढ़ाई हो गया क्या? तो हाँ सर हो गया, इंटीग्रेशन बाकी है। तो हम समझ लेते हैं इसका पूरा कैलकुलस कोलैप्स्ड है। पूरा कैलकुलस मिलके 50% मार्क होते हैं, चाहे जेई रहे या बोर्ड रहे। अकेले इस चैप्टर पे हम क्या समझ लेते हैं कि इसका पूरा कैलकुलस कोलैप्स्ड है। बाद में आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इनडेफिनेट के ऊपर डेफिनेट डिपेंड करता है, क्योंकि पूरी प्रोसेसेस इंटीग्रेशन में जो भी फॉलो किए वो यहां फॉलो करने की, अलॉन्ग विथ इसकी खुद की प्रोसेसेस, ब्लूप्रिंट्स। बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चैप्टर भी जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें एरियाज निकालते हो आप, एरिया अंडर कर्व्स, ठीक है ना। कोई एलिप्स है तो कितना एरिया इंक्लोज करेगा, कोई सर्कल है और एलिप्स है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे तो उनका इंटरसेक्शन में कॉमन जो रीजन है उसका एरिया कितना रहेगा, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन किसी क्या बोलते हैं पैराबोला को कट करके जा रही है, तो जितने पोर्शन को उसने कट किया और कॉमन रीजन बना लिया वो एरिया कितना है, ये सब चीजें। और यहां फिर से मॉड्यूलस फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। इसके अलजेब्रिक क्वेश्चंस में मॉड्यूलस फंक्शन आते हैं। बिटवीन गिवन लिमिट्स आपको मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो फिर से यहां पे क्या आ गया? फंक्शन। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ऐसे समझो कि डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन के साथ शादी कर लिया और पैदा कौन हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। माने यहां पे डेरिवेटिव एज वेल एज इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों को हमें ऑपरेट करना है और न्यूमेरिकल्स करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। और लास्ट में आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इनडायरेक्टली पूरा फिजिक्स है, ठीक है ना। ऐसा पूरा आपका कैलकुलस है। यहां इसमें तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। रनिंग में इन चैप्टर्स में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एंडिंग में कैलकुलस को छोड़ देते हैं और फिर ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें उनको बोर्ड में 100 मार्क्स मिला ले वो और पास हो जाए किसी भी तरीके से। अब जो स्टूडेंट ऐसे सोच रहा है कि मैं बोर्ड में कुछ तो मार्क लेके पास हो जाऊं, मैं जेई के तरफ कंसंट्रेट करूंगा, ये क्या बात हो गई? जेई के तरफ कंसंट्रेट करने वाले बच्चे ने बोर्ड तो ऐसे चुटकियों में उड़ा देना चाहिए, है ना। सर पेपर दो, 3 घंटे का 1 घंटे में मैं सॉल्व करके ये चेक करके देता हूं, पूरे मार्क्स दे दो मेरे को, मैं ही चेक करके देता हूं। ये उसका एटीट्यूड होना चाहिए। उसका एटीट्यूड क्या होता है कि मैं बोर्ड में पास हो जाऊं,
माने वो अपने माइंड से डिवाइड कर रहा है बोर्ड का सिलेबस और जेई का सिलेबस। जिसने डिवीजन किया वो जेई भी क्रैक नहीं कर सकता है, उसको बोर्ड में 100 मार्क लेके पास होके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? सीक्वेंस फॉलो करना मस्ट है, वेरी मस्ट। तो मैंने आपका सेट्स रिलेशंस कर दिया, ठीक है, फंक्शन कर दिया, आईटीएफ हम छोड़े हैं, तो आईटीएफ में मैं वैसे नहीं करूंगा, कैंची नहीं चलाऊंगा क्वेश्चंस के ऊपर, मैं बराबर लेता हूं, जब तक डेरिवेटिव पे आऊंगा तब तक आईटीएफ में आपको बराबर मैं जब लेके जाना है तब लेके जाऊंगा, मेरे माइंड में बराबर उसका सीक्वेंस फिक्स्ड होता है। तो यहां ये चीज ध्यान रहे, लिमिट्स पे आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है, और लिमिट्स आपको पढ़ना है पूरा सीबीएसई का। समझ में आई बात? लिमिट्स पूरा किसका पढ़ना है आपको? सीबीएसई का। इसको जितना स्ट्रांग रखोगे उतना पेन आपका कैलकुलस में स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। लिमिट्स में अब कोई आपको 9th-10th में ऐसे क्वेश्चन आते थे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फाइंड एफ ऑफ 2। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलोगे आप? सर सीधा सीधा एक्स की जगह क्या प्लेस कर दो? 2 प्लेस कर दो। देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। द आंसर ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। अब अगर कोई फंक्शन ऐसे गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, देन फाइंड एफ ऑफ 2। ध्यान देना बच्चों, यहां पे अब फंक्शन का लॉजिक आपका यूज होगा। तो ब्लूप्रिंट वाला स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, एफ ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4। अरे अरे क्या हो रहा है? 4 माइनस 4 2 माइनस 2, 0 अपॉन 0 0। लिखूं क्या नहीं लिखूं? कंफ्यूजन। ये ऑर्डिनरी कैटेगरी का स्टूडेंट, ठीक है। एफ ऑफ 2 म्हणजे एक्स की जगह पे 2 प्लेस कर दो, उसने उतना माइंड में भर दिया, आपने भर दिया 2 वहां पे, पहुंच गया यहां पे। अब यहां वो डाउटफुल है, 0 अपॉन 0, न्यूमरेटर 0 है ना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर 0 कम्स, लिख दिया 0। एक वो स्टूडेंट। दूसरा, यार ऐसे हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक काम कर लेते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये थोड़ा सा होशियार होता है, ज्यादा होशियार कहते हैं इसको। आता जमलं, ये 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, अभी x चाहिए। क्या? हाँ, अब देते हैं 2, अब जम गया। एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आ रहा है? 4। क्लियर? एफ ऑफ 2 यहां पे आप निकाल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि फंक्शन में आप ये सब कर रहे हो तो फंक्शन को चेंज कर रहे हो। फंक्शन के डोमेन में ही 2 नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ ही नहीं सकता है आपको। सपोज आ भी गया तो फाइंड ऐसे आएगा, देन फाइंड एफ एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। देन फाइंड एफ एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि फंक्शन 2 पे डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि फंक्शन में हमने क्या देखे थे? डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी x के वैल्यू के लिए 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आता है वो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं होती है। डोमेन में ही 2 नहीं है तो 2 कहां से पैदा करके वहां प्लेस करोगे? आप नहीं प्लेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 पे पूछा गया है। तो फिर यहां हम क्या करेंगे कि फंक्शन को
ये है सपोज नंबर लाइन, जिसके ऊपर यहाँ है 1, यहाँ है 2 और यहाँ ले लेते हैं 1 2 और यहाँ है 3। अब ऐसे समय मैं इधर से 2 की तरफ जा सकता हूं या फिर इधर से 2 की तरफ x की वैल्यूज लेके आ सकता हूं। समझ में आई ना बात? माने x इज नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हो गया? आई मे अप्रोच टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2 या आई मे अप्रोच टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट ऑफ 2। करेक्ट? माने समझा देता हूं मैं, x इज नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग होगा x इज लेस देन 2 और x इज, अब x इज लेस देन 2 माने x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 1.5 हो सकता है, x का वैल्यू 1.7 हो सकता है, x का वैल्यू 1.9 हो सकता है, x का वैल्यू 1.999999 दिन भर लिखते बैठो, उम्र भर लिखते बैठो, इतना हो सकता है, सो ऑन। करेक्ट? इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। इसको कहते हैं x is approaching towards 2 from left of the 2। क्या कहते हैं इसको? x is approaching towards 2 from the left of the 2। और इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है x tends to 2 माइनस। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि x लेफ्ट से जा रहा है 2 की तरफ। क्लियर हो गया ना? माने छोटे वैल्यूज से 2 की तरफ जा रहा है। तो ये तो काम का है, हमारे यहां पे काम का है ना, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि ये फंक्शन के डोमेन में है। दूसरी चीज, जब x इधर से जाएगा तो x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 2.5 हो सकता है, x का वैल्यू 2.1 हो सकता है, x का वैल्यू 2.01 हो सकता है, x का वैल्यू 2.00000, दिन भर उम्र भर ये 0 लिखते बैठो, 1 हो सकता है। दिस नंबर इज वेरी 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 वेरी, जितने 0 है उतने वेरी लगा दो, क्लोज टू 2। दिस नंबर इज ऑल्सो वेरी 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 वेरी, जितने 9 है उतने वेरी लगा दो, क्लोज टू 2। बट दिस इज लेस देन 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2। ये भी हमारे डोमेन में है, ये भी हमारे डोमेन में है। डोमेन में क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो फंक्शन का नेचर हम चेक कर सकते हैं। व्हेन x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड व्हेन x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? x गोज टू 2 प्लस। समझ में आया? अब जब ही उस स्टूडेंट ने क्या किया था, मैंने उसको गलत बोल दिया था। क्या किया था उसने? उसने कुछ ऐसे किया था, जो वो शार्प वाला स्टूडेंट था ना, उसने ऐसे कर दिया था। सॉरी, यहां x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसल कर दिया था, तब यहां पे इक्वल टू 2 था। ओके, उसने ऐसे किया, माने क्या किया? x माइनस 2 से डिवाइड किया। x माइनस 2 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या हो गया? 0 से डिवाइड करना, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है। ऐसा डेरिंग मैं कब कर सकता हूं? जब मुझे क्लियरली गिवन हो x इज नॉट इक्वल टू 2। अब कर सकता हूं मैं ये डेरिंग। करेक्ट नो? अब मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब एक टेबल बना लेते हैं हम, x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू। अब मैंने क्या बताया था कि x इज, ये थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। x हमारे पास में क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, एज डिवाइड कर दिया। तो इसकी दो केसेस हो सकती है, एक x इज लेस देन 2 पहली केस। तो x इज लेस देन 2 में x का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो f ऑफ x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 3। क्लियर?
एफ ऑफ एक्स ये नहीं लूंगा अब मैं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं कर सक रहा हूं, x -2 से डिवाइड कर सक रहा हूं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल्स टू 2 है। क्लियर? x का वैल्यू 1.5 ले लेता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 3.5। x का वैल्यू 1.7 ले लेता हूं तो आंसर मिलेगा 3.7। यहां डाल रहे हैं हम x का वैल्यू, ठीक है ना, हर बार। x का वैल्यू 1.9 ले लेता हूं तो 1.9 प्लस 2 3.9। x का वैल्यू मैं 1.999999 ले लेता हूं तो f ऑफ x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 2.1234569 3 पॉइंट, सॉरी। ओके, अब यहां पे इसे मैंने मैथमेटिकली कैसे बोला था? इसे मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था एज x गोज टू 2 माइनस, बोला था ना मैंने जब भी। इसे क्या कहते हैं? x गोज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन है? f ऑफ x है। तो f ऑफ x किधर जा रहा है? f ऑफ x जा रहा है, ये वैल्यू किसके क्लोज है? जैसे ये 2 के क्लोज है तो ये किसके वेरी वेरी क्लोज है? 4 के। तो इसको मैं 4 माइनस लिख सकता हूं। लेकिन यहां हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। यहां क्या लेते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। 4 माइनस या 4 प्लस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिर्फ 4 लिखते हैं। तो इसे एज x गोज टू 2 माइनस, देन एस के बाद इधर क्या चाहिए था? देन f ऑफ x गोज टू 4। f ऑफ x लिमिटिंग ले लिया मैंने, ठीक है ना, राउंड अप जिसे कहते हैं हम, f ऑफ x गोज टू 4। अब दूसरा केस ले लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। फिर से एक टेबल बना लेते हैं। x f ऑफ x, समझो मैंने x का वैल्यू 3 ले लिया तो 3 प्लस 2 5। x का वैल्यू 2.5 ले लिया तो 4.5। x का वैल्यू अगर 2.1 ले लिया तो आंसर विल कम 4.1। x का वैल्यू अगर 2.01 ले लिया तो आंसर विल कम 4.01। x का वैल्यू 2.0000001 ले लिया, ठीक है, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? 4.0000001। ठीक है। अब इसे क्या कहोगे आप? एज x गोज टू 2 प्लस, माने x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द राइट साइड, देन f ऑफ x अप्रोचेस टू 4। ये नंबर वेरी क्लोज टू 4 है। जैसे ये वेरी क्लोज टू 4 था, वैसे वो वेरी क्लोज टू 4 है। अब इन दोनों को कंबाइनली एक स्टेटमेंट में लिखते हैं एज x गोज टू 2 माइनस कॉमा f ऑफ x गोज टू 4, और इन दोनों को कंबाइनली एक स्टेटमेंट में लिखते हैं एज x गोज टू 2 प्लस f ऑफ x गोज टू 4। इसे लिमिट की लैंग्वेज में लिखा जाता है दैट इज लिमिट x गोज टू 2 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। मीनिंग क्या हो गया इसका? द लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया? मीनिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 4 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट भी हो सकती है कि कुछ कुछ जगह पे, कब होती है मैं बताऊंगा तब। अभी क्या है? लिमिटिंग है, ठीक है, माने 4 के वेरी वेरी क्लोज है। और इसे कंबाइनली हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज लिमिट x गोज टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। समझ में आई बात? इसका मीनिंग क्या हो गया? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 व्हेन
x approaches to 2 from right of 2. 2 के नेबरहुड है, 2 के क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट पे, नंबर लाइन के किसी भी पॉइंट के नेबरहुड होते हैं, दो नेबरहुड होते हैं, एक राइट नेबरहुड होगा और दूसरा लेफ्ट नेबरहुड होगा। यहां x इज देयर इन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2 और यहां x इज देयर इन राइट नेबरहुड ऑफ 2। ये जो आप लिमिट निकाले हो, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं, एल एच एल एट x is equals to 2 is equals to 4. LHL means left hand side limit of f of x at x is equals to 2 is coming 4. और इसे क्या कहते हैं, आर एच एल। ये राइट नेबरहुड में था 2, यहां 2 का लेफ्ट नेबरहुड था, लेफ्ट नेबरहुड में LHL और राइट नेबरहुड में RHL। तो यहां क्या कहोगे आप, राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 4। समझ में आया? ये दोनों अगर सेम है, अब आ रहे हम लिमिट के डेफिनेशन पे, ये दोनों अगर सेम है तो फिर हम कहते हैं, हम फिर इस स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, दोनों मिला के अब स्टेटमेंट लिखते हैं हम, लिमिट x गोस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। यहां मैंने कोई साइन नहीं दिया, माने इसका LHL भी 4 है और RHL भी 4 है, माने LHL इज इक्वल्स टू RHL है। जब कभी लिमिट में LHL एट x इज इक्वल्स टू a, मैंने 2 लिया, अब a ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू RHL एट x इज इक्वल्स टू a, ऐसा सिचुएशन होता है तब द लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू a एग्जिस्ट करता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात? ये अगर इक्वल नहीं है तो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़ा सा इसे ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फंक्शन मेरा बन गया था, फंक्शन क्या था मेरा, फंक्शन मैंने लिया था y इज इक्वल्स टू, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस फंक्शन के डोमेन में x इज नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। फिर मैं इसे आगे बढ़ा के सॉल्व कर लिया था तो आंसर मेरा क्या बना, x प्लस 2 बना था। माने एक्चुअल फंक्शन क्या है इस डोमेन के लिए, x प्लस 2 है। अब फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो x प्लस 2 माने एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब x का वैल्यू 0, ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 रख देते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y का 2 मिलेगा, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, सपोज 1 2, ये हो गया y का वैल्यू। अब x का वैल्यू 3 रख देते हैं तो y का वैल्यू 5 मिलेगा, या y का वैल्यू 0 रख देते हैं तब x का वैल्यू माइनस 2 मिलेगा, y का वैल्यू 0 तब x का वैल्यू माइनस 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 2, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, और ये कौन था, 2 था। क्लियर? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे यहां रहेगा कहीं पे 1, यहां रहेगा 2, और जहां पे 2 रहेगा वहां फंक्शन डिफाइन नहीं है बच्चों, वहां क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, रहेगा ना हॉलो। ध्यान रहे इन 3 चीजों पे, LHL, RHL
and f of 2 या f of a, LHL at x is equals to a, RHL at x is equals to a and f of a, वैसे ही LHD at x equals to a, RHD डेरिवेटिव at x is equals to a, उस इसी के ऊपर पूरा कैलकुलस वर्कआउट होता है। ये फंक्शन के नेचर समझा देते हैं और हम मूर्ख बिना फंक्शन पढ़े लिमिट्स, डेरिवेटिव, कैलकुलस पढ़ने की जरूरत करते हैं और टीचर्स जरूरत कर सकते हैं, उनको सैल्यूट कैसी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां x, एक वैल्यू और ले लेता हूं मैं 3, जो हमने टेबल बनाया। अब ध्यान देना बच्चों ठीक से, यहां इसका कैसे है, ये तो वैसे मोशन पिक्चर से बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब मोशन पिक्चर देख रहे हो, ऐसे समझ के करते चलो। अब x का वैल्यू जैसे जैसे 2 की तरफ जा रहा है, ये देखो यहां x का वैल्यू है तो ये है y का वैल्यू, बरोबर है। ये x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू क्या है 2, ये था 2। अब 0 पॉइंट समथिंग है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया तो और y का वैल्यू बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया तो और y का वैल्यू बढ़ रहा है। यहां क्या है 4 है, और आगे बढ़ रहा है तो y का वैल्यू और आगे बढ़ रहा है, 2 के जितना क्लोज जाऊंगा, 2 के तो इक्वल नहीं कर सकता हूं मैं, तो वैसे वैसे y का वैल्यू किसके क्लोज जाते जा रहा है 4 के। और यही तो हमने लिखे थे, क्या लिखे थे, एज x गोज टू 2 माइनस f ऑफ x गोज टू 4। f ऑफ x किधर जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है, करेक्ट। अब राइट से आते हैं, सपोज यहां है x, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, सपोज यहां है x तो y यहां है? सपोज x यहां है तो y यहां कहीं पे है, सपोज x यहां है तो y यहां कहीं पे है, सपोज x यहां है तो y यहां कहीं पे है, सपोज x वेरी वेरी क्लोज टू 2 है तो y भी तो वेरी वेरी क्लोज टू 4 है। समझ में आई बात? इसी को हमने अल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली कैसे लिखा, एज x गोज टू 2 प्लस f ऑफ x गोज टू 4। माने लिमिटिंग वैल्यू दोनों तरफ से क्या आ रहा है 4 आ रहा है। एक और फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर मैं फंक्शन चॉइस कर लूं, f of x is equals to modulus of x minus 3 divided by x minus 3। इस फंक्शन में ये फंक्शन कहां डिफाइन नहीं रहेगा। अब सबसे पहले फंक्शन में, फंक्शन के ऊपर ही हमें सब कुछ करना है, तो सबसे पहले 2 चीजें तो फंक्शन की, 3 चीजें तो फंक्शन की आपके माइंड में रहनी चाहिए, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। तो सबसे पहले इसका डोमेन क्या है r, बट नॉट इक्वल्स टू 3, r माइनस 3 है तो r ही है पूरा, सिर्फ नॉट इक्वल्स टू 3 है तो डायरेक्टली क्या लिख दो, x इज नॉट इक्वल्स टू 3। x यहां पे 3 नहीं है, ओके। अब 3 नहीं है तो मैं 3 से डिवाइड कर, सॉरी x माइनस 3 से डिवाइड कर सकता हूं, फिर कर सकता हूं ना। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, इस मॉड्यूलस को ओपन कर दूं, तो f ऑफ x, आप जानते हो मॉड्यूलस फंक्शन, घर से पढ़ के आने को बोला था मैं। इसके 2 आंसर्स रहेंगे, एक रहेगा माइनस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज लेस देन 0, और दूसरा आंसर रहेगा प्लस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। लेकिन ये 3 उधर जाएगा तो इक्वल साइन भी है ना यहां पे, तो ये नहीं दे सकता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 3 x माइनस 3
कैंसल, -1, यहां पे भी x-3 कैंसल, +1 माने x इज लेस देन 3 पे हो गया, और ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 3 पे। इसका मीनिंग क्या हो गया लिमिट्स की लैंग्वेज में, एज x अप्रोचेस टू 3 माइनस, या फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 3 y विल अप्रोच टू -1। और इसका मीनिंग क्या हो गया, एज x अप्रोचेस टू, ग्रेटर है 3 से x, माने 3 प्लस, तो y किधर जाएगा, 1 प्लस पे जाएगा। क्लियर। अब इसका ग्राफ देखते हैं। 0 x, x डैश, y, y डैश। y का वैल्यू एक तो -1 है, यहां पे कहीं पे ले लेता हूं मैं -1, और यहां कहीं पे ले लेता हूं उतने ही डिस्टेंस पे +1। ओके, जब x 3 से लेस था तो यहां ले लेते हैं कहीं पे 1, 2 और 3, यहां आएगा ऐसा, x 3 से क्या है, लेस है, और एक जगह x 3 से क्या है, ग्रेटर है। थ्री से जब x लेस है तब y का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है ना, 3 से लेस है तब, माने यहां मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूं, बाद में लिखता हूं। ध्यान रहे बच्चों, कैलकुलस, रिपीट मतलब बहुत ये माइंड में फिक्स रखो चीज, कैलकुलस लिमिट के भरोसे पढ़ा जाता है। ये प्रोवर्ब करके लिख के रखो अपने कैलकुलस के रजिस्टर पे, कैलकुलस लिमिट्स के भरोसे पढ़ा जाता है, और कैलकुलस को लिमिट के लिए पढ़ा जाता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं, लिमिट्स के लिए नहीं, कैलकुलस फंक्शन के भरोसे पढ़ा जाता है, कैलकुलस फंक्शन के भरोसे पढ़ा जाता है, और कैलकुलस को फंक्शन के लिए पढ़ा जाता है। समझे, बोर्ड में कैलकुलस फंक्शन के भरोसे ना पढ़ोगे, जेई में क्वेश्चन कैलकुलस का फंक्शन के लिए आता है और फंक्शन का कैलकुलस के लिए आता है, तो आप जेई का क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या प्रोवर्ब बोला हूं मैं, फंक्शन के भरोसे कैलकुलस पढ़ा जाता है और कैलकुलस फंक्शन के लिए पढ़ा जाता है। समझे, ये दोनों आपस में जब अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे तब कैलकुलस में आपका प्रॉपर एंट्री होता है। क्लियर। तो यहां अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आगे, तो x इज ग्रेटर देन 3, ओनली ग्रेटर देन 3 है, इसलिए यहां हॉलो बना दिया हो, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा बड़ा छेद बना देता हूं। समझे। अब देखो x 0 से लेके जैसे जैसे 3 तक जा रहा है, ये देखो y किधर किधर जा रहा है, एक ही जगह है y, कहां पे, -1 पे। लेकिन x जब उधर से इधर आ रहा है तो y किधर जा रहा है, एक ही जगह है, लेकिन कहां जा रहा है, +1 की तरफ जा रहा है। माने यहां पे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। राइट हैंड साइड लिमिट क्या है यहां पे, इसे क्या कहेंगे हम, लिमिट x goes to 3 minus of f of x is equals to -1, and limit x goes to 3 plus of f of x is equals to +1, both are not equal। ऐसे समय हम कहते हैं द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं ना, लिमिट में लिमिटिंग वैल्यू एक तरफ से दूसरी आ रही और एक तरफ से दूसरी आ रही, तो लिमिटिंग वैल्यू कॉमन है ही नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, लिमिट एग्जिस्ट करता है ऐसे बोलोगे क्या, नहीं, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया। माने लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता होगा
तो ग्राफ जैसे भी बने, ये देखो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब थोड़ा ग्राफ आड़ा टेढ़ा निकाल लेते हैं। ये ग्राफ मैंने कुछ ऐसे किसी फंक्शन का बना लिया, या ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा यहां ऐसे कर देता हूं, और यहां सपोज मैंने ले लिया x का वैल्यू क्या, a, x का लेफ्ट नेबरहुड इधर से है और राइट नेबरहुड उधर से है। अप्रोच करो, x को a की तरफ लेके जाओ, y देखो पहले ऐसे था, है ना, फिर ऐसे है बन गया, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया। जैसे जैसे आप x को वेरी क्लोज टू a लेके जा रहे हो लेफ्ट से, y यहां तक पहुंच रहा है, l लिख दिया मैंने उसको। और जैसे जैसे x को राइट से लेके आ रहे हो, ये देखो किसकी तरफ, a की तरफ, यहां y का वैल्यू, यहां y का वैल्यू, यहां y का वैल्यू, जब बहुत क्लोज रखोगे a के, तब y का वैल्यू फिर से किधर जा रहा है, l की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, माने ये आपको फंक्शन के ग्राफ का नेचर बताता है। क्या बताता है, फंक्शन के ग्राफ का नेचर। ए के ऊपर ऐसा नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड रहेगा ही नहीं, फंक्शन डिफाइंड हो भी सकता है। तो डिफाइंड अगर है फंक्शन ए पे, तो यहां हॉलो नहीं रहेगा ना, सॉरी, डिफाइंड अगर नहीं है तो हॉलो रहेगा, और डिफाइंड है तो हॉलो नहीं रहेगा। फर्क इतना रहेगा, डिफाइंड है तो एग्जैक्ट वैल्यू लेगा एल, और डिफाइंड नहीं है तो अप्रोचिंग वैल्यू लेगा, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। मैंने क्या बोला था, ये लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग हो सकती है या एग्जैक्ट भी हो सकती है। कहा था ना अभी भी थोड़ी देर के पहले, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है, अप्रोचिंग या एग्जैक्टिंग। सपोज एग्जैक्ट हो सकती है, सपोज मैंने दो फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये पहला फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन ले लिया एक्स प्लस 2। आप बोलोगे सर दोनों तो फंक्शन एक ही है, एक नहीं है। इसका डोमेन आर माइनस सेट ऑफ 2 है डोमेन, और इसका डोमेन आर है। दो फंक्शंस इक्वल कब हो सकते हैं, दोनों के डोमेन पहले चाहिए ना सेम, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। जो दोनों फंक्शन इक्वल है क्या, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी x प्लस 2 आएगा, और उसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर भी x प्लस 2 आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सॉल्व करने पे x प्लस 2 ही है, वो तो खुद x प्लस 2 गिवन ही है। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जब भी हमने बनाया था कुछ ऐसे बन रहा था। यहां जहां पे 2 रहेगा, यहां क्या रहेगा, हॉलो। ओके, और इस फंक्शन के लिए जब ग्राफ बनाओगे आप, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां 2 रहेगा, क्या है वहां पे, सॉलिड है। हॉलो है क्या, अब नहीं, दोनों ग्राफ सेम दिख रहे हैं लेकिन बहुत डिफरेंट है। अब इस ग्राफ पे देखो, इस ग्राफ को ड्रॉ करते समय मुझे, जब मैं जैसे जैसे x2 की तरफ जाएगा, ग्राफ पेन चल रही है मेरी सीधी सीधी, बरोबर है, लेकिन x का वैल्यू जब 2 आएगा तब मेरे सामने गड्ढा है, मुझे उस गड्ढे को लांग के जाना पड़ेगा, माने मुझे पेन उठा के रखना पड़ेगा। पेन क्या करके रखना पड़ेगा, ये देखो यहां से ऐसे जाऊंगा मैं, यहां तक गया, रास्ते में गड्ढा आ गया, जंप करके इधर रखना पड़ेगा गड्ढे के, और फिर पेन आगे चलाना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करते समय एट x इज इक्वल टू 2 आई फोर्सफुली हैव टू लिफ्ट माय पेन, माने ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट्स के भरोसे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी समझते हो, कंटिन्यूटी के भरोसे डिफरेंशिएबल फंक्शन समझोगे, और डिफरेंशिएबल फंक्शन समझोगे तब जाके डेरिवेटिव में प्रॉपर एंट्री करोगे। क्लियर। और यहां ग्राफ बनाते समय
पेन तो मस्त घूम रहा, उठाने की, लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है मुझे नहीं। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये सब हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। अब कंटिन्यूटी में पढ़ते समय आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या है। यहां लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एल, मैं एल की तरफ जा रहा हूं, यहां क्या लिखूंगा मैं, एज एक्स गोज टू 2 फ्रॉम माइनस 2 फ्रॉम लेफ्ट एफ गोज टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स गोज टू एल, ठीक है। और यहां एज एक्स गोज टू 2 प्लस एफ ऑफ गोज टू एल, दोनों तरफ एल की तरफ जा रहा है दोनों वे से। लेकिन यहां एज एक्स गोज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है वहां पे, एक्स इज इक्वल टू 2 ले सकते हो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है। या फिर ऐसे 3 सेक्शन में लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स गोज टू 2, एक्स गोज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स गोज टू 2 नहीं क्या, एल, एल, और तीसरा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एल। यहां एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है, यहां अप्रोचिंग वैल्यू ले रहा है, यहां लिमिटिंग वैल्यू है, यहां पे भी लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू एग्जैक्ट ले सकता है। ओके, यहां क्या समझे कि इसका पूरा समरी जो है वो ये है कि द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज said to be exist if and only if, नंबर वन देने के बजाय डायरेक्टली लिख लेता हूं, लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी उसका लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी, माने लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, माने लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। एक क्वेश्चन, एक फंक्शन और लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज टेकन 1 बाय एक्स, यहां डोमेन क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, पूरा आर हो सकता है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, जो बच्चे फंक्शंस पढ़ के आ रहे आगे होंगे, जिन्होंने बात सुना होगा, थोड़ा बहुत छपल करके आए होंगे, बुजुर्गों को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, जब ही बता दिया, वो सब उनके माइंड में घूम रहा होगा, हाँ सर ने डोमेन बोल दिया, हाँ यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ऐसे सर का कहना है, और कुछ सर के ऊपर से जा रहा होगा तो उनका छोड़ो। हाँ, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 इसका डोमेन हो गया, तो मैं x को किधर अप्रोच करूंगा, 0 की तरफ, x को 0 की तरफ मैं अप्रोच करते जाऊंगा। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसका ग्राफ 1/x का ग्राफ आपने पढ़ के आए होंगे घर से, ठीक है ना, यस और नो? आवाज बहुत पतली दिखती है, ठीक है, इसमें फंक्शन में सब पतली पतली होती है, रुको अभी। हाँ, यहां हम x को 0 की तरफ जब लेके जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, x 0 नहीं हो सकता है, तो y माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब मैं x को 0 की तरफ राइट से लेके जा रहा हूं, तब y का वैल्यू देखो किधर जा रहा है, प्लस इंफिनिटी। माने इस फंक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इसके लिए लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस इंफिनिटी है, और लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ठीक है ना, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। माने आपको क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए
किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये समझने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करते आना चाहिए, राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करते आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट्स दोनों अगर इक्वल है तो द लिमिट एग्जिस्ट, दोनों अगर इक्वल नहीं है द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकाला जाता है। अब नेबरहुड हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ए की ए माइनस एच और ए प्लस एच, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, राइट हैंड साइड लिमिट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, कुछ फंक्शंस एंजॉय करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लिमिट्स निकाल के लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और फिर लिमिट में एंट्री करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में लिमिट में कर क्या रहे हैं ये हमें पता रहेगा। सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चे, लिमिट x गोज टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय x। बच्चों यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड करो, यहाँ 3 करो, इसका आंसर 1 आता है, 1 इंटू 3 फाइनल आंसर 3। सर केला का क्या कर क्या रहे हो, ये क्वेश्चन में है क्या चीज ये ब्लूप्रिंट है। बच्चा उतना ही समझ रहा है कि इसका आंसर ऐसे ऐसे निकाला जाता है, एंगल जितना है ना साइन का उतना डिनोमिनेटर बनाओ, x गोज टू 0 चाहिए तो उसका आंसर 1 आता है, उसके लिए 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ा, 3 1 इंटू 3 आंसर इज कमिंग 3। बच्चा सेटिस्फाइड हो गया। काय मस्त शिकवते सर, आणि हे शिकवतो आम्ही त्यावेळेस तो गगनात जाते। कुठं? गगनात। समझे ना। और ये वो बच्चे होल्ड कर पाते हैं जिनको जब जब जो जो चीजें बताया जाता है उसको इंपॉर्टेंस देके तब तब वो रिवाइज करते हैं। 3 दिन बाद लिमिट चालू किया, तीनों दिन मैंने आपको बोला कि घर को फंक्शन पढ़ के आओ। आप में से बहुत सारे ऐसे मुजोर होंगे जिन्होंने फिर भी हाथ नहीं लगाया होगा, उनको तो भुगतना पड़ेगा है ना। जेई का पढ़ाना है मुझे आपको लिमिट्स, पूरा कैलकुलस, उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से जेई के लिए पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो कल हम इतना, आज घर को जो भी बुक आरडी शर्मा सबके साथ में है, एक एक वर्ड टू वर्ड उसका पढ़ो और इतना सब कुछ क्लियर करके आओ। जिन्होंने फंक्शन रिवाइज नहीं किया होगा वो फिर से फंक्शन रिवाइज करो, और फिर कल देखेंगे LHL RHL। थैंक यू।